देखिए, यदि ईमानदार नज़र की हम बात करते हैं तो मेरा एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को है, बजाय इसके वेट करने के अलावा हाई कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर करेगी, सो मोटो उनको होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिससे यदि सीबीआई को मैटर रेफर हो जाएगा तो आपका कट शॉट हो जाएगा। जैसे अभी वो क्या नाम है उन्होंने बताया शर्मा साहब ने कि साहब मेरी अपनी जानकारी 50 साल का मेरा। सर आपको ये तो नहीं लगता, देखिए शुरुआत में कहा गया कि एफआईआर की कोशिशें हुई, जैसे वो संतोष दुबे जो हैं अयोध्या में, वो कहते हैं मैं एफआईआर लिखाने जाता था तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे थानेदार कि भाई साहब इस मामले में हमको नौकरी करने दो भैया, काहे हमको ये सब मामले में डाल रहे हो। क्या ये मामला इतना हाई स्टेक है कि सुओ मोटो पुलिस भी जो ले सकती थी एफआईआर वाले मामले में, पुलिस ने नहीं लिया, और यही सुओ मोटो जो आप कह रहे हैं हो सकता है कोर्ट भी सोच रहा हो कि जिस तरीके से चल रहा है आगे चलने दीजिए। तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रोएक्टिव बेसिस पे इसको होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिख के ये कहना चाहिए कि मैटर इतना सेंसिटिव है, इतना ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसा लगता है तो इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए बजाय इसके एसआईटी की जांच की, ऐसा मेरा मानना है। ये जांच किस तरह की होनी चाहिए, क्या ये जांच फुल प्रूफ है जो अभी हो रही है, क्या इससे वाकई दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तक आपने बहुत कुछ जो दान पात्र ने सवाल पूछे उनके जवाब एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनको आपको मिल गए होंगे, आपको अंदाजा मिल गया होगा कि इसका जवाब क्या होता है। अब जरा दान पात्र का अगला सवाल क्या है वो देखने की कोशिश करता हूं। यहां अगला सवाल, ये जो दान चोरी है ये लापरवाही है, खास तौर से जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। अब ये लापरवाही क्या आपराधिक लापरवाही है, क्योंकि कानून तो कहता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप गाफिल हैं, तो ये कोई आप इसको अपने बचाव के लिए दलील के तौर पर सामने नहीं रख सकते। तो ये जो दान चोरी है ये लापरवाही है या जानबूझकर सुविधाजनक तरीके से आंखें मूंदी गई हैं, अनदेखी की गई है, ताकि ये चोरी वो लोग जो चोर के तौर पर अंजाम दे रहे थे देते रह सकें। क्या जो सरगना है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, ये साजिश है या लापरवाही? आपकी निगाहें क्या देखती हैं इसमें? आपने तो सब देखा है। देखिए ऐसा है कि आपने जैसा अभी बताया कि 10 मिनट में ही इतना एस्केलेशन हो गया, सामान्य रूप से ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा है कि 10 मिनट में 6 गुना कहीं रेट बढ़ रहे हों। जनरली अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई इस तरह डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। कभी वैल्यू आज जो है मान लीजिए वहाँ कोई डेवलपमेंट हो जाता है या डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस तो एस्केलेट होते हैं। जैसे ही राम मंदिर की घोषणा हुई तो वहाँ पर एकदम लोगों ने जाना शुरू कर दिया और ख़रीदना शुरू कर दिया तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये असंभव लगता है कि 10 मिनट में वैल्यू 6 गुना बढ़ जाए। तो ये सर इस तरह के मामले आपने कितने देखे हैं जहां किसी के ज़मीन खरीदने के बाद, वैसे इसको प्रमाणित करना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि जनरली ये जो काम किया जाता है ये बड़ा वो भी बड़े शातिर लोग होते हैं जो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिस्टेमिक लूप होल कहाँ है, इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। मान लीजिए हुआ भी है तो अदालत में इसको प्रमाणित करना, और जो जिसने खरीदा, देखिए शक की गुंजाइश तो है, इतना ज़्यादा दाम 10 मिनट में बढ़ गया इसकी गुंजाइश तो है, लेकिन इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराकर सज़ा दिलवा पाना, ये इस मामले में दिखाई देता है क्या? नहीं, देखिए कंसिडरेशन वैल्यू तो सेलर और वेंडर और वेंडी के बीच में तय होती है। अगर वेंडर ने जो भी प्राइस कोट कर दिया वेंडी देने को तैयार है तो दैट बिकम्स मार्केट वैल्यू। तो अगर वो दोनों के बीच का मामला है, इसमें कोई मतलब इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। दान पात्र मुझसे कह रहा है कि मेरा अगला सवाल कौन लेगा, जल्दी लीजिए। ये अगला सवाल दान पात्र का ये रहा, राम मंदिर में ये चोरी कितनी बड़ी है, क्वांटम को लेकर हमने अभी बात की है, आपने सुना है। अभी कुछ देर पहले रामगोपाल यादव की तरफ से जो बात कही गई, सीताराम जी की तरफ से जो बात कही गई, वो आपने सुना है। क्वांटम को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें ML शर्मा साहब का कहना है कि ये असल में सबके अनुमान है, इसको डिटरमाइन करना अभी स्पेकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं, इसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल काम है और एजेंसियां ही कर सकती हैं। 20-25 दिनों में क्या क्या हो गया होगा जो एजेंसियां पकड़ भी ना पाएंगी शायद। आपको क्या लगता है, कुछ इधर उधर कर दिया गया होगा, गुंजाइश नहीं थी ऐसा कुछ कर पाने की? देखिए डेफिनेटली इन्होंने एविडेंसेस वहाँ से हटाए होंगे। सबसे पहले तो अपने सारे डिजिटल एविडेंसेस हटाए होंगे।
टेम्परिंग ऑफ सीसीटीवी बिल्कुल की गई होगी, और ये भी सुनने में आया था कि अब ये कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं रहती है और बाकी की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिली। तो ये 20-25 दिन इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तितर बितर करने में लगे कि इसको किस तरीके से एविडेंसेस को हटाया जाए। पर मुझे ये लगता है कि जहाँ तक हम डिजिटल एविडेंसेस की बात करें, क्योंकि देखिए जो जनरल एविडेंसेस है वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, अब यहाँ पर डिजिटल एविडेंस और ट्रांजैक्शन वगैरह ही पूरा जो एसेट्स वगैरह वो खोजनी पड़ेंगी, तो वो एविडेंसेस को मिटाना बहुत मुश्किल है। अगर जैसा कि अन्य एक्सपर्ट ने कहा, अब ये कहा जा रहा है कि जो आपने कहा डिजिटल प्रूफ्स जो हैं उनके साथ टेम्परिंग हुई होगी, आपने कहा अब ये दिखाई भी दे रहा है कि उन्होंने निश्चित रूप से जो डीवीआर है उससे फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है, कहा जा रहा है कि दिल्ली की किसी फोरेंसिक लैब में इसको रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है, रिट्रीवल ऑफ सच डिलीटेड डेटा। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि साहब इसमें ये तो बताया जा सकता है कि अमुक अमुक डेट को डेटा डिलीट किया गया है, लेकिन रिट्रीवल ऑफ डेटा इज नॉट इजी। आपका मत? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। अगर क्लाउड बैक्ड सर्वर पे हमारी स्टोरेज है तो वहाँ क्लाउड पे स्टोरेज है तो वहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं, बट अगर लोकली स्टोर हो रहा है और वहाँ पे वो लोकल स्टोरेज में से डेटा डिलीट कर दिया गया है तो वो रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक मैंने जो सुना है, वहाँ पे अभी क्लाउड बैक्ड सर्वर स्टोरेज नहीं है, तो सारा डेटा जो वहाँ का हाईटेक सेंट्रल कंट्रोल रूम था वहाँ पे स्टोर्ड था। अगर कोई उस डेटा को डिलीट करना चाहता है तो जिसको एक्सेस है उस रूम का और उस सिस्टम का, तो वो डेटा के साथ टैंपरिंग की जा सकती है। क्लाउड बेस्ड नहीं है इसलिए रिट्रीवल मुश्किल है और टैंपरिंग आसान है। लेकिन अब मैम आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ चढ़ावे का मसला तो था नहीं, राम मंदिर वैसे भी उसका थ्रेट परसेप्शन वहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत वल्नरेबल माना जाता है उस जगह को, इतनी सारी सिक्योरिटी व्यवस्था होती है। तो ये लोग जिन्होंने इन सबूतों के साथ टेम्परिंग की है, इन्होंने तो दूसरे तमाम चीजों को भी, बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है कि सिक्योरिटी से संबंधित, मान लीजिए कल की डेट में एजेंसीज को पुराना कोई फुटेज रेफर करना हो, वो कैसे रेफर करेंगे कि अमुक आदमी उस समय यहां पर था कि नहीं, यहां पर खड़ा था कि नहीं? अगर ये रेफर करना हो तो फुटेज ही नहीं है। निश्चित ये सुरक्षा में सेंध है। इन्होंने अपना जो अपराध किया, मतलब घटघटवासी राम से जो चोरी की, उसमें इन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा में भी सेंध लगा दी। और ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक कह सकते कि आप इंटरफेयर किया गया अपराध के प्रमाणों के साथ। और डिजिटल है सब कुछ, बावजूद क्लाउड स्टोरेज क्यों नहीं रखा? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा चढ़ावा है। नहीं तो ये लापरवाही है या ये बाय डिजाइन किया गया है भूपेश जी? नहीं, ये लापरवाही है। उसके बाद जब लोगों को ये पता चल गया कि ऐसी लापरवाहियां हैं तो यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया गया है। कोई भी क्राइम होने के 3 मेन रीज़न होते हैं। एक तो प्रेशर होता है, प्रेशर ये है कि पैसा कमाना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे लापरवाही है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की कुछ वो नहीं है। और तीसरा रेशनल ये है इनके पास कि सारी टीम मिल गई, ये टीम मिली हुई है, हमसे क्वेश्चन करेगा कौन? तो इस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि कौन है जो सिस्टेमिक लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था, कौन है जो सिस्टम को वीक बनाकर इसलिए रख रहा था ताकि उसको फर्दर एक्सप्लॉइट कर सके? क्या वो नाम चंपत राय का है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या ये दान पात्र भी ऐसा कुछ कह रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं दान पात्र का अगला सवाल क्या है। मैं यूं ही नहीं कह रहा था, देखिए बहुत बड़ा सवाल है और दान पात्र भी ये जानना चाहता है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो चौकीदारी करे और कहीं से कुछ भी चुरा ना पाए कोई भी, ये रामलला का पैसा है और वो रामलला का पटवारी कहलाता था। रामलला का पटवारी वहां मौजूद था तो ये कैसे हो गया? सवाल ये है कि क्या चंपत राय ने ही चपत लगा दी? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा अगर इसको समझना है, ये सवाल तो मैं आपके तमाम एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चंपत राय ने चपत लगाई है क्या। अगर आपको इसको समझना है तो कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। चंपत राय ने कहा है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, घोटाले में कोई मेरी भूमिका नहीं है और असल में जिम्मेदारी तो मेरी है। टिन्नू यादव ने असल में मेरा भरोसा तोड़ दिया, ये बात कही है चंपत राय ने। संदिग्धों की पहचान में मदद मैंने की, मैंने ही जाके सबसे पहले वो लोग जो दिखाई दिए कि इन्होंने कहीं पैसे छिपाए, उनके घर में जाकर पैसे बरामद करने के काम किए और जब SIT पहुंची तो मैंने कहा कि मैं महामंत्री हूं, मुझसे पूछताछ की शुरुआत कीजिए। ये बात चंपत राय ने कही है। चोरी की जानकारी छिपाई है क्या, आरोप ये लग रहे हैं। करीबी लोगों की भाई भतीजावाद के तहत भर्ती की है क्या, जो कुछ गड़बड़ी कर सकें और ऊपर सरपरस्ती चंपत राय की बनी रहे। करीबियों को संरक्षण दिया है क्या गड़बड़ी के बावजूद? गृह प्रवेश जब कर रहे थे इन्हीं के रखे हुए लोग
और लाखों लाख के मकान बनाकर गृह प्रवेश में इनको बुला रहे थे चंपत राय को, तो उनके मन में सवाल नहीं आया कि 20-25 हज़ार, 18,000, 20,000 की तनख्वाह वाला 60-70 लाख के ये मकान बनवा कैसे रहा है? ये TV9 के सवाल आपके सामने अब मैं कुछ रख रहा हूं। जब पैसा रिकवर होने के बारे में जानकारी थी, जब उन्होंने, ये 5 जून की बात है, जब पैसा रिकवरी हुई, अविनाश शुक्ला के घर में छापा मारा, पुलिस गई, पैसा रिकवरी हुई, 80 लाख रुपए मिले, उसका फुटेज भी है, वो प्रमाणित भी हो रहा है। तो उसके बाद चंपत राय ने सामने आकर ये क्यों कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने कामों का वक्त वक्त पर ऑडिट करता रहता है, हुंडी का ऑडिट भी उसमें शामिल है, ऑडिट हुआ, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। कार सेवकपुरम में चंपत राय के घर से काकभूषुंडी क्यों मिले? वो काकभूषुंडी जो किसी ने भगवान के यहाँ दान किए थे, वो कार सेवकपुरम में चंपत राय के मंदिर में, अपने मंदिर में कैसे जा सकते हैं? या तो राम जन्मभूमि में सेफ में होने चाहिए या फिर बैंक में जमा होने चाहिए। बैंक वालों की गणना कर्मचारियों को बदलने की सलाह चंपत राय ने दरकिनार क्यों की? जब उन्होंने कहा था कि गणना कर्मियों को बदलिए, तो इन्होंने रजिस्टर क्यों किया? ये क्यों कहा कि नहीं यही लोग रहेंगे? चंपत राय पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 7 जून को बयान दिया था, सब ठीक है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, और 5 जून को ही गबन के पैसे की रिकवरी हुई थी, जहां से मैंने बात की शुरुआत की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय को रिकवरी की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ऑल इज वेल कहा। किससे छिपाना चाहते थे? क्या छिपाना चाहते थे चंपत राय? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। क्या चंपत राय को बचाया जा रहा है? जब वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से हमने यह सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी अन्य कारण उनको जांच से इम्यूनिटी नहीं देता है, और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है, और राम जी के धन के मामले में तो ऐसी इम्यूनिटी होने का सवाल ही नहीं है। चंपत राय के भाई सुनील कुमार ने उन्हें बेगुनाह बताया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये राजनीतिक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं। चंपत राय की संपत्ति केवल एक उनकी धोती कुर्ता और एक थैला है। उनके जीवन की संपत्ति यही है। उनके जीवन की संपत्ति यही है। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, सुबह 1.5 रोटी खाते हैं, रात में रामदाने की खिचड़ी। उनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने किसी से बात कही तो उसने कहा, आप ये सोचिए कि जनधन खाता जब आज एक गरीब का भी खुलवाया जा रहा है, सरकार खुलवा रही है, तब इन साहब का खाता क्यों नहीं था? क्या इनका खाते के बगैर ही काम चल रहा था? किसी एक चीज को देखने के कई पर्सपेक्टिव होते हैं। चंपत राय पर कौन सा पर्सपेक्टिव लागू है? सीताराम दास जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है, मैं जो बार बार एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन आप काफ़ी देर से, ठीक है, वो विशेषज्ञों से आप ले रहे थे। चंपत राय की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। चंपत राय ने जो विदेशों से फंड लिया है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप सुनिएगा मेरी बात को, सभी विशेषज्ञ जरूर सुने ध्यान से, सीबीआई वाले भी और पुलिस वाले भी। ये पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ कह रहे हैं। तथ्यों के साथ कह रहा हूं मैं, और यदि जांच होगी, सीबीआई जांच होगी तो निकल के नहीं आए तो मेरी गर्दन काट लेना, मैं कह रहा हूं। यदि सीबीआई जांच होगी तो निकल के आएगा। विदेशों से जो पैसा आया उसको ठिकाने के लिए 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में ली गई, फिर उसको निकाल करके वापस उन लोगों को दिया गया जिन लोगों को देने के लिए विदेश से पैसा आया था, उन लोगों को यहाँ पर हैंडओवर कराया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें धन शोधन हुआ है? बिल्कुल, धन शोधन तो है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, धन शोधन तो हुआ ही है, लेकिन वो धन गया जहां है, यदि ठीक से उसकी जांच हो जाएगी तो आपके धरती के नीचे, पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगी। क्या आपको भी ये लगता है? या असल में यहाँ पर बहुत तरीके के इमोशनल आउटबर्स्ट भी हैं, एक बहुत तरीके के पॉलिटिकल आउटबर्स्ट भी हैं, 2। ये क्या आपको लगता है कि ये मौका मिल गया है कई लोगों को, या आपको लगता है कि वाकई जो बातें पहले घुटी थी अब उनको स्वर मिल रहे हैं? बिल्कुल, ये हो सकता है कि राजनीतिक विद्वेष भी हो और इसमें कोई साजिश भी की जा रही हो, लेकिन यदि सचमुच चंपत राय जी या कोई भी दोषी है तो हम तो कहेंगे कि उनको उतनी ही नहीं जितनी अन्य लोगों को सजा दी जाए, उससे कहीं ज़्यादा इनको सजा दी जानी चाहिए। दान पात्र बहुत कुछ कह रहा है, और दान पात्र कह रहा है कि उसने देखा है कि कैसे कोई एक वृद्धा किसी एक दूर गांव से आकर 50 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए डालकर गई,
और जब उसे इस खबर के बारे में पता चला तो किसी से वो पूछती हुई पाई गई कि ए भैया, हमार 50 रुपया चुरा लिहिन का। अब उसका 50 रुपया उसके लिए कितनी बड़ी संपत्ति, कितनी बड़ी दौलत है, ये दान पात्र जानता है। और ऐसे में ये सवाल उठता है, घोटाले के राज कितने बाकी हैं? ये बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट है? अब धीरे धीरे चलेंगे। पहले जो एसआईटी की जांच अवधि बढ़ाई गई है, इट इज टोटली मीनिंगलेस, बिकॉज व्हेन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, it is the duty of the police to take the investigation to its logical conclusion. Government or any other authority doesn't come to the picture at all. मतलब एसआईटी को यहाँ बंद कर देना चाहिए? नहीं, एसआईटी की जांच नहीं, वो एफआईआर जो तफ्तीश कुनिंदा अधिकारी है उसकी जांच अवधि बढ़ाने का किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, सीनियर अधिकारी किसी का कोई रोल नहीं है। पता नहीं कौन सी एसआईटी की बात कर रहे हैं ये एसआईटी वो तो नहीं है जिसमें डिविजनल कमिश्नर था, वो लीगल अथॉरिटी नहीं है जांच करने का। सर 15 तारीख को जो एसआईटी बनाई, जिसने जांच शुरू की, वो एसआईटी जो आज जांच कंक्लूड कर रही थी, ये जो अभी एसआईटी बनी, विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली जो एसआईटी है, उसको एक्सटेंशन मिला है। डिविजनल कमिश्नर वाली एसआईटी है या जांच की बात कर रहे हैं आप, तफ्तीश की बात कर रहे हैं? ये कौन सी जांच की बात है? मैं कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी डिविजनल कमिश्नर आईजी कर रहे थे, उसकी जांच की अवधि बढ़ जाए तो उसमें उनको जांच करने का अधिकार नहीं है। वो तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी तफ्तीश को लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने की जिम्मेवारी जांच कुनिंदा अधिकारी की ये है। महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको उक्तियों के तौर पर, सूक्तियों के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन क्या व्यवहार में वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, जांच पूरी होगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। ये रेटरिक बन गए हैं जिन्हें वक्त वक्त पर निकाल कर, झाड़ पोंछ कर दोहरा दिया जाता है, या ये वाकई वो बयान हैं जो लोगों को आश्वस्त करते हैं? फैसला आप कीजिएगा। ये आज दान पात्र स्वयं अपने मर्म के आहत हो जाने के बाद अपने सवाल लेकर आपके सामने आया। विशेषज्ञों ने उसके जवाब दिए। किनके जवाब मिल गए, क्या अनुत्तरित है, और जो अनुत्तरित है वो क्यों अनुत्तरित है, ये फैसला आप कीजिएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं।